सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अमित बहल से। अमित बहल से बातचीत की है राजेंद्र त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आज के हमारे सितारे हैं अमित बहल, और ये कई बार आपसे रूबरू हो चुके हैं टीवी सीरियल के माध्यम से, इनकी तमाम फिल्मों के माध्यम से। अमित जी को आज हम आपके लिए बुलाकर जब लाए हैं तो अमित जी ने एक छोटी सी राज की बात बताई है कि वो सबसे पहले एक रेडियो आर्टिस्ट हैं। अमित जी, सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वाकई सच्ची बात है कि मैं कॉलेज में था जब युवानी प्रोग्राम विविध भारती पर आता था, और हम स्कूल कॉलेज में थे उस वक्त, और हमने बम्बई विविध भारती से शुरुआत की थी। और रेडियो पे आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टेलीविजन का माध्यम इतना बड़ा भी नहीं था और रेडियो एक बहुत ही बड़ा माध्यम होता था। और हम स्टार बन गए थे जब स्कूल और कॉलेज में जब रेडियो पे आते थे। और वाकई मतलब जो भी एक तरह से जो क्रिएटिव करियर की शुरुआत है वो रेडियो से ही हुई है। जब आप रेडियो पर थे और युवाणी पेश किया करते थे, युवाओं का जो कार्यक्रम था, तो आप अपने जो सर्कल में, जो फ्रेंड सर्कल में हीरो कहे जाते थे। हाँ वाकई मतलब लोगों को लगता था, और लोग ये हमारे दोस्त कहते भी थे, यार देखो हमारा दोस्त है अमित बहल, वो रेडियो पर आता है। अच्छा, अमित बहल जो नाम है जाना पहचाना है, और जब हम इसकी शक्ल देखते हैं टीवी पर और फिल्मों के जरिए, लेकिन एक जो बहुत पुराना सीरियल है, जो शुरुआती दौर का सीरियल था दूरदर्शन पर, और उसका नाम था शांति। बहुत ही सोप ऑपेरा रहा है ये, तो उसकी क्या कहानी है, कैसे शुरुआत रही आपकी? मैं दरअसल उस वक्त दिल्ली में था और बम्बई आने का फिर से प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ये चाहते थे कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका और एमबीए बन चुका हूं, तो वो चाह रहे थे कि मैं एक्टिंग को एज अ पार्ट टाइम हॉबी लूं और उसको एक कहते हैं रोजी रोटी का माध्यम ना बनाऊं। बम्बई आया था किसी काम के लिए, नौकरी कर रहा था उस वक्त, और शांति नाम के धारावाहिक की ऑडिशंस चल रही थी यहाँ पर। और उससे पहले मैं इब्राहिम अलकाजी साहब, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं, पद्म भूषण अलकाजी साहब, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओम पुरी, बड़े बड़े कलाकारों को ट्रेन किया है। तो अलकाजी साहब की एकेडमी का मेन स्टूडेंट था मैं, और उन्होंने कहा कि जरा बम्बई देखाओ, क्योंकि वो यहाँ पर भी एक एकेडमी सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं जब बम्बई आया तो यहाँ शांति के ऑडिशन चल रहे थे, और शफी नामदार साहब, मरहूम शफी नामदार साहब, उनके छोटे भाई सोहेल नामदार ने मुझे पृथ्वी थिएटर में देखा, क्योंकि मैं वहाँ कुछ दोस्तों को मिलने गया था। और वो दोस्त आज मतलब बड़े डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप थे। अनुराग और मैं सफदर हाशमी के ग्रुप जन्नाट मंच में साथ थिएटर करते थे, प्रोग्रेसिव थिएटर जिसको हम कहते हैं। तो अनुराग को मैं मिलने गया था, और अनुराग ने मुझे कहा कि भाई वो सोहेल नामदार अभी तुम्हें ढूंढते हुए गया। तो मैंने उसको फोन किया और उसने कहा कि तुरंत आ जाओ। वहां फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं घर चला आया, और उस वक्त मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था। तो घर के नंबर पर फोन आया कि आप वापस आ सकते हैं क्या। तो वापस चले गया मैं, अंधेरी से वापस वर्ली पहुंचा, और उन्होंने एक और ऑडिशन लिया और फिर कहा कि कल सुबह आइए, आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। सुबह पहुंचा और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में थमा दिया और कहा कि एक छोटा सा किरदार है, शांति इंडिया का सबसे पहला डेली सोप है भारत में। तो अगले दिन गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर पता चला कि 4-5 एपिसोड का किरदार है। फिर मीटिंग हुई, और शायद मेरी खुदकिस्मती थी, या उसको कहते हैं कि अंधों में काना राजा, कि वो रोल इतना पॉपुलर हुआ 4 एपिसोड के बाद कि मैंने जो 780 एपिसोड थे शांति के, उसमें से कम 765 एपिसोड किए। क्या बात है। और जहां आपको फोन कॉल पे शुरुआत की गई थी कि छोटा सा किरदार है, आ जाइए, वो छोटी सी बड़ी बात बनती है तो कितनी बड़ी बन जाती है, इसका अंदाजा आपको नहीं था। बिल्कुल नहीं। और आपकी जो सहकर्मी थी उसमें, कुलिक थी मंदिरा बेदी, वो भी कहां से कहां पहुंच गई हैं। सच मतलब मंदिरा उस वक्त प्रहलाद कक्कड़ जो बहुत बड़े एड फिल्म मेकर हैं उनको असिस्ट करती थी, और उन्हीं की एक एड फिल्म की शूटिंग में जब प्रहलाद कक्कड़ पहुंचे और उन्होंने मंदिरा को देखा वहां पर, तो हमारे जो मेन डायरेक्टर थे आदि पोचा, जिन्होंने शांति को कंसीव किया, जिस मतलब जो बेसिक प्लॉट जो शांति का जो आदि पोचा का था, और जो मेरा पात्र था वो मंदिरा के बेस्ट फ्रेंड का था। हम ऑफिस में कोलीग्स थे, दोस्त थे, और जाहिर है कि हमारा पहला सीन भी साथ में शूट हुआ था। आप उसमें पत्रकार थे? मैं पत्रकार था और मंदिरा भी पत्रकार थी, हम दोनों एक ही प्रेस में काम करते थे। अमित जी, ये बताइए कि आपने कहा कि
युववाणी भी आपने किया। रेडियो एक ऐसा माध्यम है, हर कलाकार को एक बड़ी अहमियत दिलाता है और इसके जो बेसिक थिंग्स होती है आर्टिस्टिक, वो समझने में काफ़ी मदद करता है जी। और इस बात को आप स्वीकारते भी, ये बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि आप आए कहाँ से? आप कह रहे हैं बार बार कि मैं मुंबई आया, तो कहाँ के हैं? त्रिपाठी साहब, शुरुआत मेरी पैदाइश बम्बई की है। मेरी मदर भारतीय विद्या भवन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी थी और बम्बई यूनिवर्सिटी में भी हिंदी की अध्यापिका रह चुकी हैं और रेडियो से उनका बहुत ही लगाव रहा है। मेरे फादर भारतीय नौसेना में थे, फिर रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस खोला। उनकी जैसे शादी हुई तो बम्बई आ गए। तो मेरी मम्मी वैसे भी राजस्थान विविध भारती के साथ जुड़ी हुई थी, मतलब ऑल इंडिया रेडियो पर यहाँ रेडियो वॉइस बन गई। साथ में वो हिंदी की अध्यापिका थी। बम्बई में पैदाइश है मेरी और आर्ट्स, रेडियो, रंगमंच, डांस, ड्रामा, लिटरेचर, इन सब की जो रुचि है वो बेसिकली उनकी वजह से थी। और मैं एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पर क्रिएटिव आर्ट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो कि आज मतलब हिंदी सिनेमा के नामचीन कलाकार हैं, जैसे अतुल अग्निहोत्री, आशीष सिंह जिन्होंने हम तो मोहब्बत करेगा प्रोड्यूस भी की, जुर्म भी प्रोड्यूस की थी, हिमालय, भाग्यश्री, बॉबी देओल मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। तो हम लोग सब एक ही क्लास में थे। लेकिन मैं फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता था क्योंकि मेरा बेसिकली आर्ट्स और लिटरेचर और अध्ययन से जोड़ था। तो ऐसे ही स्कूल में थिएटर किया। स्कूल में थिएटर करने के बाद साइंस स्ट्रीम लिया, 11वीं 12वीं की, फिर इंजीनियरिंग में दाखिलन हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भी न्यू बॉम्बे में था और उस जमाने में न्यू बॉम्बे और बॉम्बे के बीच में कनेक्शन बहुत ही मतलब कम था। तो मेरे कॉलीग हैं जो आज बहुत ही मशहूर संगीत निर्देशक हैं, शंकर महादेवन। तो हम दोनों एक ऐसे कॉलेज में फंस गए थे जहाँ पे आर्ट्स और कल्चर का कोई लेना नहीं था, क्योंकि कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ आर्ट्स और कल्चर। तो शंकर और मैंने, हमारे कॉलेज जो है डीवाई पाटिल विद्यानगरी आज बहुत मशहूर है, हमने उसको इस देश के कल्चरल मैप में पहुंचा दिया। इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स का जितना भी सर्किट है, ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं था जहां मैंने या तो एक्टिंग या फिर डिबेट्स या फिर एलिक्यूशन या इनके प्राइजेस ना जीते और शंकर ने सिंगिंग या म्यूजिक के प्राइजेस नहीं जीते। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई बहुत हो गया, ये तो शौक था, तुम सीरियस हो जाओ, लाइफ में कुछ करो। लेकिन उस दौरान मैंने ऑलरेडी पृथ्वी थिएटर में लिटिल पृथ्वी प्लेयर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था, फिरोज खान के साथ रॉयल हंट ऑफ द सन शुरू कर दिया था, वर्कशॉप्स लेनी शुरू कर दी थी। और उस दौरान डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी चाणक्य की कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे चंद्रगुप्त मौर्य के रोल में शॉर्टलिस्ट भी किया था। मंसूर खान जो जीता उस सिकंदर की कास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे जो रोल फाइनली मामिक ने किया था उसके लिए भी शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन मैं सब छोड़ छाड़ के दिल्ली चले गया। दिल्ली में नौकरी की, नौकरी के साथ साथ जैसे होता है कि सर्वाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थिएटर या आर्ट्स के प्रति जो मेरा लगाव था मैंने उसको दबाने की कोशिश की। ये था 1991 से लेके ऑलमोस्ट 92 मिडिल तक मैंने कुछ नहीं किया। 92 मिडिल में मैं आमिर रजा हुसैन जिन्होंने लेजेंड ऑफ राम और 2-3 बड़े नाटक किए, उन्होंने मुझे देखा मंडी हाउस में। मैं एक नाटक देखने गया था और उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि बम्बई में उन्होंने कई नाटक मेरे देखे हुए थे। तो बहुत मशहूर फिल्म है जैक निकलसन की, वन फ्लो द कुकूज नेस्ट, उसका रंगमंच पे उसका अडेप्टेशन कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने जैक निकलसन के रोल में मुझे कास्ट किया। फिर जैसे हुआ, फिर एक बार जो जिसको कहते हैं हम कीड़ा लग गया, तो बस वो कीड़ा लगते गया। फिर अलकाजी साहब को मैंने ज्वाइन किया। उनके ऑडिशन चल रहे थे, उनकी सिलेक्शन हो रहा था और वो ऐसे एक्टर्स चाह रहे थे जिन्होंने काफी थिएटर किया हुआ है लेकिन फुल टाइम एक्टर्स नहीं है। तो मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद तो अलकाजी साहब को जब ज्वाइन किया तो जिंदगी बदल गई, क्योंकि मतलब सोच लिया कि यही करना है। सोच तो लिया था, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी, प्लस पता नहीं चल रहा था कि बम्बई को कैसे अटैक किया जाए। तो दिल्ली के छोटे से दायरे में तो ठीक ही था कि दिल्ली में थोड़ी सी वॉइसिंग कर दी, एड फिल्म्स की, कॉर्पोरेट फिल्म्स की, पपेट फिल्म्स की कर दी, थिएटर कर लिया। तो उससे आपका मतलब डे टू डे गुजारा तो नहीं हो पाता ना, ये तो एक पॉकेट मनी मिल जाती है और एक कलाकार की हैसियत से एक रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती। बिल्कुल नहीं। बम्बई आ गए फिर से और यहाँ नौकरी मिल गई और फिर भी सोच रहा था, मैं 2 नावों में सवार था। लेकिन जैसे शांति मिला, शांति के बाद 1-2 और धारावाहिक मिले, तो मार्च 95 में फाइनली नौकरी क्विट की मैंने और मैंने कहा बस अब 2 नावों में सवार होकर कहीं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा और फिर फुल टाइम मीडियम में। बिल्कुल आपने समाधान कर दिया कि मुंबई में पैदा हुए और बाहर चले गए, फिर से मुंबई आ गए, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब से मैं मुंबई आया। लेकिन फिलहाल हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और सुनेंगे आपकी पसंद का एक गाना। मेरा एक पसंदीदा गाना है आपकी कसम फिल्म का, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम। ओहो, याद आ रहे हैं मकाम। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,
वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अमित जी, बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। और देखिए, गाने में जो किशोर दा ने एक जज्बाती होकर जो बातें कही हैं, ज़िंदगी की हकीकत से जुड़ी हैं। और बाद में शांति का जो सिलसिला आपने शुरू किया, वो अशांति में तब्दील हुआ क्योंकि आपकी व्यस्तताएं बढ़ गईं। और शांति सीरियल करते करते ही आपको कई तमाम सारे टीवी सीरियल मिल गए थे। तो वो कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे आप बाहर पहुंचे उस कैंप से? जैसे शांति शुरू हुआ तो जैसे उसके 5 या 6 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए तो जाहिर है कि लोगों की नज़र इस धारावाहिक पे बहुत थी, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला डेली सोप। तो अब लोगों को लगा कि एक फ्रेश फेस है, उनको लगा कि शायद ये थोड़ा सा काम कर पाएगा। शांति के बाद ये तो भगवान का शुक्र है कि मुझे उस दौरान स्क्रीन अवार्ड भी मिल गया, मोनिडा पिनिकल अवार्ड मिल गया, टीवी वर्ल्ड अवार्ड मिल गया, दूरदर्शन का अवार्ड मिल गया। तो जाहिर है कि मैं मतलब मीडिया की नज़र में आ गया और एक के बाद एक काम मिलता गया। युग शुरू हुआ, युग में कास्ट हो गया, नीरजा गुलेरी के चंद्रकांता में कास्ट हो गया। और क्योंकि थिएटर से था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई हीरो बनूंगा या विलन बनूंगा। एक आर्टिस्ट हम तो रंगमंच से जुड़े हैं, हमको तो कोई भी पात्र दे दो हम करेंगे। अच्छा, चंद्रकांता में क्या किरदार था आपका? चंद्रकांता में नेगेटिव रोल था, जब तब इरफान वगैरह छोड़ चुके थे शो, इरफान को फिल्में मिलना शुरू हो गई थी। और उसके बाद युग में क्रांतिकारी का रोल मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी था। फिर गीता रैस से नीतीश भारद्वाज गीता रैस की कास्टिंग कर रहे थे, वो खुद कृष्ण बने हुए थे, मैं बलराम बना। फिर शुरू है जैसे दरार किया मैंने, मुझे चांद चाहिए किया मैंने, काला सोना किया, जी साहब किया मंजुल सिन्हा का जो एक कॉमेडी थी। फिर तारा पार्ट 2 शुरू हुआ, वो किया मैंने, राहत किया, ये जी का सिलसिला। उस दौरान सोनी भी शुरू हो गया था। तो सोनी जब शुरू हुआ तो सोनी का मैं सबसे पहला फेस ऑफ सोनी था, क्योंकि सोनी के पहले 3 मेन लीड शोज में मैं मतलब मेन लीड था। जैसे मुझे ओमारिया, राजा बुंदेल और सतीश कौशिक का ओमारिया था। फिर जाने का मेरा जिगर गया जी, उसमें मैं मेन लीड था। आहट जब शुरू हुआ तो उसके पहले एपिसोड में मैं था। फिर एक और सीरियल शुरू हुआ था, वही नियो फिल्म्स, बीपी सिंह प्रदीप उपुरे, इसी प्रोडक्शन हाउस का फासले जी, उसमें भी बहुत अहम किरदार था मेरा। तो ऐसे ये सिलसिला चलते गया और एक के बाद एक काम मिलते गए, अवार्ड्स मिलते गए, लोग मिलते गए और जैसे कारवां बढ़ता गया, ऐसी वाली बात थी। ये बात तो आपने सही कही कि एक कलाकार की जो भूख होती है वो ये तय नहीं करती है किरदार क्या है या पात्र क्या है। हालांकि एक ड्रीम रोल की एक इच्छा सभी की होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा कलाकार लीजेंड क्यों ना रहा हो, लेकिन वो कमी महसूस करता है अपने मकाम पर आके, यार वो मैं ऐसा करता तो अच्छा रहता। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए और जो शांति में आपका जो पात्र था वो एक विद्रोही पात्र भी लगा मुझे, और हमारे देखने वालों को भी लगा होगा अगर आपकी शक्ल उन्हें याद हो तो। लेकिन जो वो पत्रकार की एक विद्रोही भूमिका आपकी कहीं ना कहीं हर पात्र में वो झलकती है, क्या बात क्या है कि रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा विद्रोही है आप? देखो, सबसे बड़ा विद्रोह तो मैंने अपने माता पिता के साथ किया था जब उनके चाहे हुए करियर को नहीं अपनाया। लेकिन जैसे कि शांति में मेरा पात्र था कि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि रिबेल विद द कॉज, तो एक विद्रोही का भी अपना एक उसकी एक सोच होती है और वो क्यों किसी चीज को लेकर विद्रोह करता है। बस वैसा ही है मैं, मतलब क्योंकि माता पिता की गाइडेंस भी हमेशा ये रही है कि भाई कोई अगर आपके साथ ऊंचा नीचा कर रहा है तो उसको मत झेलो और किसी के साथ भी बुरा मत करो। तो वो मैंने हमेशा वही फॉलो किया और विद्रोही तो रहा हूँ हमेशा, आज भी विद्रोह करता हूँ, लेकिन शायद उम्र के साथ थोड़ा सा तो कहते हैं ठहराव आ गया है। और शायद मेरी शक्ल ऐसी है, शायद मेरे बोलने का ढंग ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि मैं एक विद्रोही पात्र करूं। और हमेशा जब भी विद्रोही पात्र किया है तो एक लेवल पे वो पात्र या वो सीरियल सक्सेसफुल हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ा उदाहरण है कोरा कागज, जिसमें मैंने अपने माता पिता की चॉइस के साथ विद्रोह करके मैंने रेणुका शाहने को छोड़ के मैं चले गया और वो शो जो 52 एपिसोड का था वो चला फिर 300 एपिसोड। तो शायद वो विद्रोही नेचर मेरा है जो एक शो को या शायद मेरे पात्र को सक्सेसफुल करता है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया था आपने। अच्छा, मम्मी ज्यादा आपको मतलब उत्साहित करती थी या फादर इंस्पायर करते थे? फादर ये चाहते थे कि मैं फौज ज्वाइन करूं, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग कैडर में ही मैं फौज ज्वाइन करूं। और मम्मी ये चाहती थी कि मैं अच्छा इंजीनियर, क्योंकि जो हर एक मध्यम वर्गीय परिवार में यही होता है ना कि इंजीनियर बन जाओ भाई। उस जमाने में की बात है, आज तो मतलब बहुत ही अलग है सिचुएशन। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, MBA कर लो। तो एक मध्यम वर्गीय का परिवार का यही होता है ना। तो मैंने ये सोचा कि चलो इनकी एक इच्छा तो पूरी कर ली मैंने।
लेकिन अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा को कब तक दबा करूँ? वही बात आपने अमित जी बहुत सही कही है, लेकिन जिज्ञासाएं केवल हमारी आपकी नहीं है, इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी है, और वे जिज्ञासु ये चाहते हैं कि संगीत की बात की जाए। काफ़ी बोलचाल हो रही है जी। मैं सुनना चाहूँगा और अपने सुनने वालों को भी सुनाना चाहूँगा। जगजीत सिंह जी की बहुत प्यारी गज़ल है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। देखिए श्रोताओं, क्या ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, बताइएगा ज़रूर खत लिखकर, लेकिन पहले सुनिए ये गाना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बात चली थी गाने को सुनवाकर, लेकिन ख्यालों में आप भी गुम हो गए थे। मैं देख रहा था कि गीत काफ़ी आपको प्रभावित कर गया है और दिल में बसी हुई कोई ऐसी बातें हैं जो आपको याद आ रही हैं। तो उन्हीं यादों को टटोलते हुए हम कहेंगे कि कोरा कागज़ की बात करें तो मेरे ख्याल से शांति के बाद इतना जो लंबा एक गैप रहा है, कई सीरियल आपने किए हैं, अभिनय की कई यात्राएं की हैं, तो उसमें ये जो किरदार था इसने आपको कैसे प्रभावित किया, आपने उसको कैसे जिया? क्या हुआ था,
आशा पारेख जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुरंत पहुंचा उनके घर, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही एक मुश्किल पात्र है और मतलब मैं इसको हीरो नहीं कहूँगी, विलन नहीं कहूँगी, बस यही कि परिस्थितियों का मारा हुआ है। अमित, उन्होंने मतलब वो बहुत से एक्टरों को मिल चुकी थी, बहुत बड़े बड़े नामों से मिल चुकी थी और उनसे बातचीत करने के बावजूद वो शायद सेटिस्फाई नहीं थी और क्या बात थी मुझे कुछ पता नहीं। शम्मी आंटी जो उनकी पार्टनर थी, शम्मी आंटी के साथ मैंने काम कर चुका था, 2 पायलट किए थे हमने साथ में, और रवि राय साहब के साथ मैंने एक सैटरडे सस्पेंस किया था। तो रवि राय साहब जिन्होंने सैलाब और थोड़ा थोड़े की जरूरत है जैसे अच्छे धारावाहिक बनाए, एक रिकमेंडेशन उनका भी था। असल जिंदगी से प्रभावित एक कहानी थी और मजा भी आया कि भारतीय दर्शकों के लिए थोड़ा सा मतलब हटके भी था कि यार ये चीजें हम जिसको हम दबाना चाहते हैं वो तो खुल के आ गई हैं। क्योंकि सामाजिकता बदल रही है और लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं दबे छुपे, लेकिन टीवी के माध्यम ने सब कुछ प्रेरित कर दिया है, हमें उकसा दिया है और हम देखने लगे हैं कि ये हमारा आईना है। तो आप क्या मानते हैं इस बात को? मैं जरूर मानता हूँ, क्योंकि पहले क्या था कि अखबारों में आपने जो पढ़ लिया वो आपने पढ़ लिया, और जो लोग शिक्षित नहीं थे वो अखबार नहीं पढ़ पाते। अब पिछड़े हुए इलाकों में तो रेडियो भी नहीं पहुंच पाता था। अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। पहले सिर्फ रंगमंच के जरिए आप लोगों को एक लाइव मीडियम दिखा सकते थे, अब तो टेलीविजन आ चुका है, सिनेमा आ चुकी है। तो अब टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके घर में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, वो चीजें दिखा रही हैं, जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जाहिर है, क्योंकि अगर ये चीजें आप घर में देख रहे हैं, इसलिए तो लोग सिनेमा क्यों देखने जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें टेलीविजन में नहीं मिलती। लोग टेलीविजन क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें सिनेमा में नहीं मिलती। और सिनेमा के बारे में कहा भी जाता है कि जो माध्यम सपने दिखाता है, सपने बेचता है, तो जो सपनों से प्यार करते हैं वो ज्यादा सिनेमा की ओर प्रेरित होते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल। मत अमित जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तमाम अनगिनत सीरियल आपने किए हैं और आपकी लाइफ में एक ऐसे कलाकार हैं आप कि फिल्मों में रहते हुए आप फिर से इसी मीडिया की ओर इंस्पायर हो गए या बढ़ गए किसी कारणवश, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सुनना चाहेंगे आपसे आपकी पसंद का एक गाना, क्योंकि हमने बहुत ही अभी सीरियस बातें की हैं, लेकिन मेरे अंदर एक देशभक्ति का एक सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वतन परस्ती की बात, क्योंकि मैंने 2 अभी जब आपने बात की फिल्मों की, तो 2 ऐसी मतलब वतन परस्ती की फिल्में भी की है मैंने, लक्ष्य और एलओसी। तो जुड़ा हुआ एक गाना है मेरे प्यारे वतन, काबुली वाला फिल्म की, बलराज साहनी साहब। सुनते हैं। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेलुलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म और टीवी के जाने माने अभिनेता अमित बहल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। इस गाने को सुनाने से पहले वतन परस्ती की बातें आपके दिमाग में बसती हैं, अच्छी लगती हैं। 2 फिल्में भी की हैं आपने, तो ये फिल्में आपको कैसे मिली? एलओसी जो जेपी दत्ता साहब की है और लक्ष्य भी आपने की थी, तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? एलओसी की बात ऐसी है कि बिंदिया गोस्वामी, बिंदिया दत्ता, जेपी दत्ता साहब की जो वाइफ हैं, और ओपी दत्ता साहब जो एलओसी लिख रहे थे, जेपी दत्ता साहब के वालिद, ये लोग मेरा धारावाहिक कोरा कागज बहुत रेगुलरली देखते थे। उसी दौरान एलओसी की कास्टिंग चल रही थी और मुझे उनके ऑफिस से फोन आया। सूरी साहब जो कि जेपी दत्ता साहब के एसोसिएट हैं, उन्होंने फोन आया, उन्होंने शायद मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम देखा होगा, तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। जेपी दत्ता साहब ने शायद मेरा काम नहीं देखा था, लेकिन उनकी वाइफ और उनके फादर ने काम देखा हुआ था। अगले दिन जब मैं मिलने गया तो मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। एलओसी की कास्टिंग ऐसी हुई कि मैंने ऑडिशन दिया था और फरहान अख्तर साहब जो कि एलओसी के डायरेक्टर हैं, वो शांति में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, वो और उनकी बहन। तो ये लोग शांति में असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे और मुझे तब से जानते थे, तो उन्होंने कास्ट किया। ऐसे मुझे ये 2 पात्र मिले और दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे हैं। और हाँ, दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे और फिर उन्होंने काम भी देखा हुआ, इतने सालों से उन्होंने काम देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर की बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो सैटरडे सस्पेंस हो, रिश्ते हो, थोड़े से सीरियल्स भी हों। तो एक फिजिकल आपके जो आप कैसे लगते हैं, आपका डील डॉल क्या एक आर्मी ऑफिसर को सूट करता है कि नहीं, क्योंकि वो दर्शक यही देखना चाहते हैं कि भाई हाँ, अगर हम एक आदमी को मेजर के रूप में देखना चाहते हैं तो क्या वो मेजर लगता है। तो बस वो मेरे मतलब एडवांटेज में आया, मेरे बेनिफिट में आ गया। और इस दौरान ये 2 फिल्में की। उस दौरान एक अग्निपंख नाम का जो फिल्म आई थी, उसका हमने सीरियल भी किया था, जिसमें मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बना था। वो हालांकि एयर पे नहीं आ पाई क्योंकि फादर मेरे वालिद क्योंकि नेवी ऑफिसर रह चुके हैं और जंग के किस्से सुने हैं, और क्योंकि मेरे फादर ये चाहते भी थे कि मैं फौजी बनूं, तो शायद उनकी जो एक हल्की सी इच्छा है, ये जो थोड़े से रोल्स करके ना मैं शायद पूरी करने की कोशिश कर। अच्छा, क्या फर्क लगा आपको? जैसे जेपी दत्ता साहब और फरहान अख्तर, 2 अलग अलग फिल्में, एक एलओसी एक लक्ष्य, तो एक टेक्निक होती है काम करने की, तरीका होता है और अपना स्टाइल होता है, तो क्या फर्क लगा और कैसा लगा? दोनों में क्या अच्छा लगा? बहुत अंतर है दोनों के स्टाइल में, क्योंकि जेपी दत्ता साहब पुराने स्कूल से हैं और जेपी दत्ता साहब हमेशा इस बात में विश्वास करते हैं कि बड़े एक्टर फिल्म को बेच पाते हैं। और उनकी फिल्में आपने हमेशा देखा, शायद वो गुलामी हो, गुलामी से लेके उमराव जान तक, बड़े नाम, बड़े एक्टर, बड़े सेट, बड़े लोकेशन, वो थोड़ा सा आराम से काम करते हैं। उनको बजट की इतनी चिंता नहीं है। फरहान अख्तर आए हैं एड फिल्म बैकग्राउंड से, उनकी टेकिंग अलग है। ऊपर से एक पुराना स्कूल, एक नया स्कूल, तो उसमें एक मुझे जहां तक लगता है कि दोनों का एक अलग स्टाइल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जेपी दत्ता साहब आउटडेटेड हो गए या फरहान अख्तर साहब कल के डायरेक्टर हैं, अपकमिंग है। तो दोनों का एक अलग स्टाइल है। डायरेक्टर, निर्देशक, क्योंकि बेसिकली वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा जैसे को हम कहते हैं पेंटर होता है, तो अपनी एक कल्पना उसको सेलुलॉइड पे ढालने की कोशिश करता है। तो दोनों की अलग स्टाइल है। लेकिन जब स्क्रिप्ट की बात आती है, आलेख जो होता है, तो उसमें उसको कितना मद्देनजर रखते हैं कि इम्प्रोवाइज करने की पूरी छूट? दोनों डायरेक्टर्स आपको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जब तक दोनों को सेटिस्फाई नहीं करें एज एन एक्टर, आप उनको जब तक ये नहीं बोलें कि सर मैं अगर इस लाइन को इस तरफ से बोलूँ या इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, जब तक वो 100% कन्विंस नहीं होंगे तो वो आपको कोई भी डायरेक्टर आपको वो लिबर्टी नहीं देगा। क्योंकि बेसिकली जो माध्यम है वो तो दिग्दर्शक का है जी। एक्टर तो केवल मतलब एक प्यादा होता है। और जहां तक मुझे लगता है कि जेपी दत्ता साहब की म्यूजिक की सेंस कमाल है, उनके विजुअल का सेंस कमाल है। सेम चीज फरहान अख्तर साहब के पास भी, क्योंकि फरहान अख्तर साहब अभी जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं। अच्छा, ये भी मैं सवाल करना चाहूंगा अमित आपसे कि एलओसी में जो कास्टिंग थी, कई कलाकार जो एस्टेब्लिश थे वो आपको मिले, काम करा आपने उनके साथ, और इधर बहुत ही नए कलाकार थे, नए मतलब अपकमिंग ही थे फरहान की तरह, जैसे ऋतिक रोशन।
ऋतिक तो स्टार बन चुके थे क्योंकि कहो ना प्यार है, हाँ। मिशन कश्मीर ये तो रिलीज हो चुकी थी। लेकिन एज वाइज जो एक कॉम्बिनेशन होता हाँ, है, हाँ, तो आपका एक उनके साथ जो स्टार थे एलओसी में और इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, रियल बताइए। बहुत एक्चुअली मजा आया क्योंकि जिस रेजिमेंट में मैं जब एलओसी करने गया था तो अभिषेक बच्चन के साथ मैंने भी प्यार किया था, कर चुका था मैं। अजय देवगन के साथ मैंने हम किसी से कम नहीं फिल्म की हुई थी। संजय दत्त के साथ भी हम किसी से कम नहीं फिल्म कर चुका था मैं। सुनील शेट्टी के साथ कर्ज हाई वजह की फिल्म कर चुका था मैं, जो मेरा रेजिमेंट था। मिलिंद गुना जी के साथ टेलीविजन में काम कर चुका था मैं। अरमान कोहली को पहले से जानता था, जाने थे तो मतलब वो, और उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि यार तू छोटे पर्दे का एक कलाकार है। उन्होंने कहा भाई हमारा कोलीग है, हमारा दोस्त है, और सेम ट्रीटमेंट। और ऋतिक रोशन के केस में तो ऋतिक वो तो आज भी मुझे सर बुलाता है, मतलब क्योंकि एक तो मैंने उसके ऑफिसर का मतलब किरदार निभाया था, ऊपर से शायद जब वो कॉलेज में होगा तब से मुझे टेलीविजन में देख रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है दीपशिखा, जो कि एक बहुत कोयला में अच्छा रोल कर रही थी, तब ऋतिक असिस्ट करता था राकेश रोशन साहब को, गुड्डू साहब को जी। तो आज भी मतलब आज तो बहुत बड़ा स्टार है, सुपरस्टार है। तो ये होता है ना कि आप एक एक्टर से उसकी हैसियत नहीं छीन सकते। आज भी जब मिलते हैं तो वही यादें मतलब दोहराते हैं, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इससे आपको ये भी लगा होगा कि जो नए आर्टिस्ट हैं इगोइस्टिक नहीं होते, बल्कि सही मायनों में वो कलाकार की कदर करना जरूर, जानते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और वो जानते हैं कि सिर्फ मतलब बेकार के टैंट्रम्स या ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका काम बोलता है, आपकी फिल्म कितनी चलती है वो बोलता है, आपका लोगों के प्रति जो आपके यूनिट का एटीट्यूड है, दर्शकों के प्रति एटीट्यूड है, आपके सह कलाकारों के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए आज की डेट में आपको ये टैंट्रम कोई नहीं। और पुराने जमाने में क्या था कि फिल्म एक वाकई सपनों की दुनिया थी, तो जो स्टार्स होते थे वो सपनों में ही रहते थे। आज की डेट में टेलीविजन के आने से, थिएटर के एक्सपेंशन से, एड फिल्म के एक्सपेंशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सपेंशन से, डाउन टू अर्थ, सब डाउन टू अर्थ आपको रहना ही पड़ेगा। आपका मार्केट रेट है वो तो आप लेंगे, लेकिन आप सपनों की दुनिया में नहीं रह सकते। उनके साथ ही रहना है। बिल्कुल। हमें भी रहना है अपने सुनने वालों के साथ, ये भूलिएगा नहीं आप। जी जी। तो फिर क्या करना है? सपनों की बात है, एक सपनों के सौदागर है यश चोपड़ा, उनकी फिल्म पागा में मोरनी, जो लम्हे फिल्म का गाना लता जी की आवाज में, वो सुनना चाहूंगा। सुनते हैं। मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां छनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई हाथ मा, मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा।
सैया सारी रात में जागी तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ छनन छन चूड़ियाँ छनन छन चूड़ियाँ कनक गई देख साहिबा चूड़ियाँ कनक गई हाथ ओरे ढोला अमित, बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। हमारे सुनने वाले बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए अमित कितनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिल्मी होते हुए आप फिल्मी लगते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक नतीजा होता है कि डाउन टू अर्थ इंसान होता है। लेकिन जहाँ आपने कहा कि कलाकार को अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए, वो होता है। लेकिन हाँ, मैंने भी प्यार किया फिल्म जैसे आपको मिली और अभिषेक बच्चन के साथ आप काम कर चुके हैं। ये फर्क एक स्टारडम हासिल कर चुके बहुत महान बिग शॉट अभिनेता के बेटे जब आपके साथ काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक्चुअली उस दौरान मेरी बेसिक तमन्ना थी कि मैं अमित जी के साथ काम करूं। अब अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि उस फिल्म में हमारे कोई सीन साथ में नहीं थे। मेरे सीन्स अक्षय कुमार के साथ थे, करिश्मा कपूर के साथ थे। लेकिन जब एलओसी के दौरान मिले तब उन्होंने मुझे कहा कि अमित आप तो हाँ मैंने भी प्यार किए में थे। मैंने कहा जी। तो बोले यार तुमने बताया नहीं। तो उससे दोस्ती बढ़ी और उसमें एलओसी में तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे। हाँ। वो मेरे जूनियर बने हुए थे लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोस्ताना ताल्लुक बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सीनियर कम और दोस्त ज्यादा थे। और अब भी जब भी अभिषेक मिलते हैं तो वो जाहिर है कि वो बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग उनके आसपास मंडराते हैं। अच्छा, अजय देवगन के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े रिजर्व हैं और बहुत ही खामोश रहते हैं। जैसे आम भाषा में जो एक श्रोता सुनना चाहता है, घुन्ने से हैं। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, कैसा मैं लगा? तो आपको कहूंगा सेट पर कैसा अनुभव रहा? अजय बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत हेल्पफुल भी हैं। और अगर कोई सीनियर उनको कोई टिप देता है कि अजय अगर ये लाइन इस तरह बोल लो या ये कर लो, या कोई रंगमंच का कलाकार है उनके साथ, जैसे मुकेश तिवारी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुकेश और अजय भी बहुत अच्छे दोस्त। मुकेश कितनी बार ये बोल देते हैं अजय भाई ये लाइन को ऐसे बोल लो, जो उनके थिएटर का एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट करते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है ऐसे बोलते हैं यार, चल मैं जरा सुन ले मेरी बात। मुझे अच्छा भी लगता है कि वो अपनी कला को सीरियसली लेते हैं, सिर्फ कला के साथ जुड़े हुए स्टारडम को सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि एक सहयोग की भावना है कलाकार में, वो एक अहमियत है उसकी। जरूर जरूर। और अब हम ये भी चाहेंगे कि जो तमाम फिल्में और की हैं उनके नाम तो बताइए कि आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं इनके अलावा? जैसे हाँ मैंने भी प्यार किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हम किसी से कम नहीं, 1 और 1 11, ये तो हो गई सारी डेविड धवन साहब के साथ की थी। फिर हैरी बवेजा के साहब के साथ की मैंने कर्ज, बर्डन ऑफ ट्रूथ, सुनील शेट्टी और सनी देओल साहब के साथ। फिर गुड्डू धनोआ साहब के साथ मैंने हवा की। फिर मैंने पद्मालय की फिल्म की इश्क है तुमसे, साउथ की थी? साउथ की थी, जिसमें डिनो मौर्य बिपाशा बासु थे। उसमें मैं डिनो का बड़ा भाई बना हुआ था। फिर जेपी दत्ता साहब के साथ एलओसी की, फरहान अख्तर के साथ लक्ष्य की। अब हाल ही में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें मैं सेकंड लीड हूँ, एक दस्तक। एनएफडीसी की एक फिल्म की कुछ दिल ने कहा, जिसमें मैं मेन लीड था। हाँ, कुछ दिल ने कहा का जिक्र हमने बहुत सुना है, अवार्डेड है वो जी। तो उसकी क्या कहानी रही है और कैसे ये बहुत ही फेमस हो गई फिल्म? क्या हुआ कि ये एनएफडीसी का जितना कम बजट होता है, 35 लाख में वो चाहते हैं कि आप फिल्म बनाओ, और ज्यादातर प्रोड्यूसर्स 16mm पे शूट करना चाहते हैं। तो हमारी जो डायरेक्टर थी पूर्णिमा प्रभु, उन्होंने हम सबसे बात की, मुझसे, सुलभा देशपांडे से, आनंद देसाई से, जूही परमार से। तो हमने कहा कि पैसे नहीं लेंगे, बस आप हमको ट्रीटमेंट ढंग का दो और आप फिल्म 35 पे शूट करो। और ललित सेन का म्यूजिक था, शंभू सेन साहब के बेटे। फिल्म शूट हुई, हमने डबिंग वबिंग की, फिल्म अच्छी बन गई। तो एनएफडीसी ये चाहता था कि इसको कमर्शियली रिलीज करें, क्योंकि कमर्शियल फॉर्मेट था, गाने थे उसमें, सब कुछ था जो एक कमर्शियल फिल्म में होना चाहिए। हालांकि स्क्रिप्ट बहुत ही रियल था। फिल्म कमर्शियली रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि एनएफडीसी का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट थोड़ा सा मतलब अलग है। लेकिन जहां भी कहीं भी स्क्रीनिंग हुई, अवार्ड्स मिले, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला, महाराष्ट्र सम्मान मिला इनको, मध्य प्रदेश का एक सम्मान मिला, और फिल्म की बहुत तारीफ हुई। लेकिन मुझे एज एन एक्टर इतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही अलग कैरेक्टर था। मतलब शांति के बाद एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव के पीछे जो मतलब विलन है, लेकिन उसके पीछे कारण है। तो वो कारण जस्टिफाई किस तरह से करता है, और एक दर्द लिए हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा है, जिस दर्द को निकालने की कोशिश कर रहा है, एक मौत का खौफ भी है, वो सारी चीजें थी उस फिल्म में। अगर अच्छा कमर्शियल लेवल पर रिलीज हो जाती तो शायद आज मेरा करियर कहीं अलग होता, बट वो ठीक है, मैं उसको एक उस लेवल पर नहीं ले रहा हूँ। बट फिल्म अच्छी बनी है, और अभी भी नेहरू सेंटर में उसकी स्क्रीनिंग हुई है। अब मुझे लगता है कि दूरदर्शन पे एनएफडीसी ने इसको बेचा है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो पता होगा। हाँ, मतलब दे रहा है दुरुस्त है जैसे हम भी दे रहा है, लेकिन बहुत नजदीक हैं उस गाने के जो अब आप सुनवाने वाला। तो ठीक है, फिर हम दोनों फिल्म का गाना सुना दीजिए।
अभी ना चाहो छोड़ के, क्योंकि हमारे पास भी वक्त है। हम अभी आपको जाने नहीं देंगे, अब बातचीत अभी थोड़ी और बाकी है, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गाना। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। हमें तो आपने बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया हमारे सुनने वालों को, लेकिन एक बात जो शुरू ही से इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में थी वो मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे कि एक पूरा दौर बदल चुका है इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन जहाँ आपका दौर आया तो एक ऐसा माहौल पनपने लगा कि थोड़ी सी उम्र हुई कि आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में टीवी के पर्दा हो या फिर फिल्मी पर्दा हो, कैरेक्टर जल्दी बना दिया जाता है। क्या कारण क्या है इसका? कि स्क्रिप्ट ऐसी आ रही हैं या हम उस चीज को मानने लगे हैं कि टीन एज ही हीरो की इमेज होती है और बाकी सब कैरेक्टर होते हैं? ये आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। उस जमाने में फिल्में बहुत कम बनती थी और जो फिल्म का स्टार था वो अपनी इमेज से, जो उसकी इमेज है वो बहुत ही बड़ी इमेज थी, क्योंकि लोगों के पास एक दूसरा जरिया नहीं था, सिर्फ फिल्म थी और थिएटर या रंगमंच का एक बहुत छोटा दायरा था जो आज भी वही है। उसके बाद टीवी आया। टीवी में एक चैनल था दूरदर्शन, जिसमें 50 साल का कलाकार भी 30 साल की मतलब भूमिका निभा रहा। फिर प्राइवेट चैनल्स आए, DD2 आया। अब हमारे पास 50 से 60 चैनल्स। ऑडियंस को चाहिए फ्रेश फेसेस, या तो ऑडियंस को चाहिए या चैनल को चाहिए या प्रोड्यूसर को चाहिए, ये कोई तय नहीं कर पा रहा। पहले थे डेली सोप, जब शुरू हुआ तो डेली सोप क्या होता है? डेली सोप होता है साबुन बेचने का एक माध्यम, लेकिन उसमें भी एक क्वालिटी की एक बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। ये सिलसिला चला 2000 तक। 2000 के बाद प्रोडक्शन हाउसेस, क्रिएटिव हेड्स, नई नई पोस्ट बनने लगी। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशंस के नए नए इंस्टीट्यूट्स खुलने लग गए। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने इससे पहले क्या किया है, आपकी सीनियरिटी क्या है, आप किस तरह के एक्टर हैं, वो सारी चीजें लोग भूल गए। जिस चक्कर में आज की डेट में आप देखें तो सिनेमा शायद इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन टेलीविजन जरूर हुआ है।
टेलीविजन में क्या है कि लोग एक कैरेक्टर से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। टेलीविजन ने लोगों को ये सिखाया कि भाई आप अपनी उम्र को ज्यादा मतलब इसको आपको सिर्फ अपना कैरेक्टर करना है जी। दूरदर्शन पे कश्मकश जिंदगी कर रहा हूँ जिसमें अपनी उम्र जी रहा हूँ, तो अब मैं इसको एक सीरियसली लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं इस लाइन में आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मैं हीरो या विलेन बनने नहीं आया, मैं एक एक्टर हूँ और मरते दम तक एक्टिंग ही करूंगा। पात्र आप चाहे कोई भी दे दें, मतलब आप 80 साल की उम्र में मुझे अगर 20 साल का कैरेक्टर करने को कहेंगे तो मैं करूंगा। हाँ, लेकिन कलाकार की मान्यता है बस तो वो है, और क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अलग रही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, वैसे आप कई कलाकारों के साथ काम करते हैं और कईयों के साथ काम करने की जो इच्छा है बाकी है, अभी तक वो मुमकिन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो क्या चाहते हैं, किसके साथ काम करने की तमन्ना है? नसीर भाई के साथ मतलब हमारी दोस्ती, हम क्रिकेट साथ खेलते हैं, लेकिन उनके साथ एज अ को एक्टर काम नहीं कर पाया हूँ। ये एक इच्छा अधूरी रह गई है। ओमपुरी साहब के साथ भी काम करना चाहता हूँ। विक्टर बैनर्जी जो कि मेरे एक और फेवरेट एक्टर, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। कमल हसन के साथ। विक्टर बनर्जी तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। रोशन सेठ साहब जिन्होंने भारत एक खोज में नेहरू की भूमिका निभाई थी और गांधी फिल्म में भी जवाहरलाल नेहरू बने थे, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और बाकी तो मुझे लगता है अमित जी के साथ काम कर चुका हूँ, पंकज कपूर साहब के साथ काम कर चुका हूँ, बाकी जितने बड़े हीरोज हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, इरफान के साथ काम कर चुका हूँ। तो अभी मैं और कुछ अच्छी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ, सुरेखा सिकरी हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बाकी एक्ट्रेसेस के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ। मतलब टेलीविजन पे जितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, चाहे वो मृणाल कुलकर्णी हो, रेणुका शाहने हो, पल्लवी जोशी हो, सुष्मिता मुखर्जी हो, सबके साथ काम कर चुका हूँ। आमिर खान साहब के साथ, शाहरुख खान साहब के साथ काम करना चाहता हूँ। अब देखो, लेकिन किरदार अच्छा होना चाहिए। मतलब आपकी मान्यता अलग होनी चाहिए इसमें। जरूर। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो कैरियर रहा है बड़ा अजीब रहा है, कहें तो, कि टीवी पे आप रहे हैं, फिल्मों में आए, फिल्मों में रहे भी हैं और हैं भी, फिर से टीवी की ओर मुखातिब हैं। तो ये क्या रीज़न रहा है कि भाई कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, एक तो एक रवैया है ये, तो आप क्या इस रवैये को अपना रहे हैं या वाकई में आप कलाकार की हैसियत से जो मिला उसे करते जा रहे हैं? मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ था कि जब मैं फिल्मों में गया तो लोगों को ये लगा कि मैं टेलीविजन में शायद मेरी रुचि रही नहीं है, जो बात मतलब बिल्कुल सही नहीं थी। और उस दौरान क्योंकि मैं फिल्में कर रहा था तो डेली सोप, जो हर रोज दिखने वाले धारावाहिक शायद नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी व्यस्तता फिल्मों में थी। और उस दौरान मैं नीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता साहब के नाटक के साथ बहुत ही ट्रैवल कर रहा था। सूर्य के अंतिम किरण से पहले किरण तक, सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है, उसके साथ मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और पहला भारतीय कलाकार हूं जो कि पाकिस्तान टीवी पर दिखाऊं, तो उस दौरान मुझे दुबई बहुत जाना पड़ता था, तो मैं डेली सोप्स यहाँ ले नहीं पा रहा था, पर फिल्में चल रही थी साइमल्टेनियसली। तो लोगों को ये लगा कि शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ या शायद मुझे रुचि नहीं है। ये तो जब मैं फिर से ममता से लौटा, मैं मतलब अब लोगों को लग रहा है कि हाँ टेलीविजन में इंटरेस्टेड है। फिर ममता, लकी, कश्मकश, ये सारे शो शुरू हुए। लेकिन ये है कि फिल्मों का ये चक्कर है कि अच्छा पात्र मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर बंद जाते हैं, फिर वो आपको वही एक सेकेंडरी कैरेक्टर रोल मिलता है। तो फिल्म में अच्छा पात्र मिलना बहुत जरूरी है। टेलीविजन में अच्छा पात्र ना भी मिले तो आपकी रोजी रोटी निकल जाती है, और क्योंकि आपने पहले अच्छा काम किया होता है तो लोग आपके उस पिछले काम को नकार नहीं सकते। बहुत सही बात कही आपने। बतौर कलाकार आप वो मकाम हासिल कर चुके हैं, मेरी ही नज़र में नहीं बल्कि तमाम जो दर्शक हैं और श्रोता हैं वो जानते हैं। तो अब ये दखल तो आपका रहता होगा, टीवी जो स्क्रिप्ट्स आती हैं कि आपका किरदार क्या है, कितना है, लाइनें क्या हैं और कैसी होनी चाहिए, ये थोड़ा तो दमदारी चलती होगी। एक जमाने में मतलब मुझे बहुत कोफ्त होती थी कि मैं क्या लाइनें बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये पात्र क्यों कर रहा हूँ। लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि फिल्म भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, जो कि बहुत, जिनको मैं मतलब अपने से बहुत बड़ा मानता हूँ। जैसे सुधीर पांडे साहब हैं, तो सुधीर जी के साथ भी जब बात करता हूँ तो सुधीर जी कहते हैं कि अमित, जो आपको दिया गया है उसको आप विद कन्विक्शन बखूबी कितना निभा सकते हैं, वही आपकी जीत है एज ए कलाकार। तो मैं वही करता हूँ। नहीं, लेकिन जब कास्टिंग होती है तो जो किरदार आपको मिला है तो कितना लंबा चलने वाला है, ये मैं नहीं पूछता, क्योंकि डेली सोप में आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप मेन लीड हैं आज एक शो के, और अगर आपका ट्रैक नहीं चला, आपकी टीआरपीज नहीं बन रही हैं, इसके बारे में ज्यादा सीरियसली नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए एज एन एक्टर मैं सोचता हूं, अगर बहुत ज्यादा सीरियसली अपने फिल्म के किरदार को लेकर या फिर थिएटर में कौन सा पात्र कर रहा हूं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूं, और टेलीविजन में मुझे जो दिया जाता है उसको मैं सीरियसली निभाता हूं, लेकिन ये ट्रैक कितना आगे चलने वाला है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। बहुत ही अच्छी बातें बताई अमित आपने। और टीवी कर रहे हैं, रेडियो सबसे पहले कर चुके हैं, बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए भी। और फिल्में आप कर ही रहे हैं, आपकी आने वाली जो तमाम फिल्में हैं कामयाबी हासिल करें। अमित जी, आप यहाँ आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। ट्रैक को हम चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि घड़ी की ओर मैं देख रहा हूँ कि हमें वक्त की जो पाबंदी उसका भी ख्याल रखना है। और श्रोताओं से मुखातिब हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि एक गाना अपनी पसंद का और सुनवाइए, लेकिन ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से कि आपकी जो आरज़ू है वो पूरी हो,
उन कलाकारों के साथ काम करने की जो अभी आपने बयान किए हैं उनके नाम, और आपका जो ड्रीम रोल हो, मन में दबा हो, चाहे आपने ना बताया हो, वो भी पूरा हो और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से जिएं और सुनने वालों के और हमारे देखने वालों के दिलों में हमेशा बने रहें आप। और इसी शुभकामना के साथ विविध भारती की ओर से और हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। थैंक यू त्रिपाठी साहब। मेरी फरमाइश है, हम दोनों फिल्म का गाना है, बहुत अच्छा प्यारा भजन है, और जैसे ऊपर वाले को याद करते हुए हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। आइए सुनते हैं। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो इस धरती का रूप ना उजड़े, इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यारे की ठंडी धूप ना उजड़े, प्यारे की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले राधा, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अमित बहल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। कार्यक्रम तैयार करने में प्रस्तुति सहयोगी थे PKA नायर। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।